नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले बताते हैं आपको बाजार की बड़ी बातें। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दबाव बरकरार दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें, लगातार तीसरा दिन होगा करेक्शन का बाजार में दिग्गजों के लिहाज से, इंडेक्स के लिहाज से। हालांकि छोटे मझोले शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव दिखाई देगा आपको, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव दिखाई देगी आपको, हमारा फेयर एंड ग्रीड बीटर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि खरीदारी वाले काउंटर्स पे वॉल्यूम बेहतर है बिकवाली वाले काउंटर्स के मुकाबले में। तो ये संकेत ओवरऑल कुल मिलाकर पॉजिटिव है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने इनफैक्ट साल का नया हाई भी छुआ है। वहीं दिग्गज सरकारी कंपनियों में आज बिकवाली बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेल कंपनियां देखिए, कोल इंडिया देखिए, इन सभी में बिकवाली हो रही है और इसके चलते काफी हद तक दबाव बना है बाजार पे। दूसरी ओर मिड कैप बैंकिंग, रियल एस्टेट, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं वायदा बाजार में जहां आज लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। खासतौर पे दोपहर बाद ये लॉन्ग बिल्डअप और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड है आज के दिन। निफ्टी अलग जा रहा है और ट्रेडर्स कहीं और जा रहे हैं, लेकिन कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो जहां तक निफ्टी का सवाल है, चाहे हेजिंग के लिहाज से ही हो रही हो, लेकिन यहां पर लगातार राइटिंग चल रही है और 9000 का लेवल सबसे पॉपुलर बना हुआ है कॉल राइटर्स के लिए आज भी। अब तक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सीरीज के, पिछली सीरीज के अंतिम दिनों से लेकर के लगातार 9000 के लेवल पर ही बना हुआ था और वहां आज भी सबसे ज्यादा बिल्डअप भी इसी लेवल पर देखने को मिला है। और बाजार की चाल अगर आप देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ना इधर ना उधर। 8900 के पार नहीं निकल पा रहा है और 8892 पर इस समय फंसा हुआ है। हालांकि आज का दिन का लो 8875 था, वहां से हम थोड़ा रिकवरी दिखा पाए हैं। सेंसेक्स भी आपके सामने एकदम सपाट, यहां पर भी ज्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं। मिड कैप इंडेक्स पर आएंगे तो ये इंडेक्स ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। अब 100 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, तो ये दिन के लो से अच्छी खासी रिकवरी दिखाने में कामयाब रहा है। और बैंक निफ्टी में भी सेंसेक्स निफ्टी जैसी स्थिति है, ज्यादा कुछ एक्शन इस समय होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। और आइए इस वक्त नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे। और निफ्टी पे अगर आप देखें तो लगातार तीसरा दिन यहां पर करेक्शन का दिखाई देगा, जैसे कि आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन पे। और यहां इस गिरावट के दौरान आप देख सकते हैं कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं, लेकिन कल जो अच्छी गिरावट आई थी उसके बाद आज हमने कल के लोज के नीचे तो जाते हुए देखा बाजार को, लेकिन बड़ी सेलिंग, ज्यादा बड़ी सेलिंग यहां से नहीं आई है इनफैक्ट। और अगर आप इसी चीज को देखें कि इंट्राडे चार्ट्स पर ये तस्वीर अब कैसी नजर आती है, तो ये आप देख सकते हैं कि कल हमने जो एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी है, उसके बाद अब हम एक रेंज में, काफी छोटी रेंज में सिमट कर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनफैक्ट आज सुबह हमने जो रेंज तय की थी मार्केट के लिए, जो रेंज हमें दिखाई दे रही थी, ऊपर की तरफ करीब 8920, नीचे की तरफ करीबन 8870, उसी दायरे में बाजार घूमता रहा है, उसके बाहर नहीं निकला, उस ऊपर नीचे उसी रेंज में है। और अब मार्केट के इस ट्रेंड को देखते हुए ये नजर आता है हमें कि गिरावट की शुरुआत तो हुई है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये तेजी के मार्केट में आने वाला एक करेक्शन है। कितना नीचे जा सकता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ है। और अगर आप इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने की कोशिश करें तो ये जो पूरी हाल की तेजी 8700 के लेवल से बनती हुई नजर आई थी, एक तरफा मूवमेंट, उसको अगर आप रिट्रेस करें तो आज हमने इसको करीब करीब एक तिहाई रिट्रेसमेंट होते हुए देख लिया है। अगर ये आधा रिट्रेस होता है या इससे ज्यादा रिट्रेस होता है तो ऐसे में नीचे की तरफ 8845, 8850 के लेवल अहम होंगे और फिर 8800, 1520 के आसपास तक के लेवल भी यहां पर देखे जा सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली पूरी सीरीज के दौरान जो रिट्रेसमेंट हुए हैं, जो भी करेक्शन हुए हैं तेजी के मार्केट में फरवरी के दौरान, वो ज्यादा नहीं हुए। तो उस लिहाज से जितना रिट्रेसमेंट होने की संभावना बनती थी वो हमने आज देख लिया है। शायद यही देखकर ब्रॉड मार्केट में लोग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ध्यान रखिए, निफ्टी ने अभी तक रिवर्सल का कोई संकेत नहीं दिया है और ऐसी स्थिति में जब तक इस गिरावट के दौर से निकल करके निफ्टी एक बारगी आज के दिन हम कहेंगे कम से कम 8935, 8940 के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक ये नहीं मानना चाहिए कि करेक्शन पूरा हो चुका है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर मंदी का व्यू है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। निफ्टी में अभी भले ही ब्रॉड मार्केट में खरीदारी देखने को मिल रही हो, लेकिन हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर क्या कह रहा है आज? बाजार में खरीदारी का रुख कहीं ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। बिकवाली के मुकाबले में वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट वहीं पे है और इनफैक्ट ये और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 63 के लेवल पर हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर तेजी की ओर इशारा कर रहा है।
तेजी की ओर इशारा जरूर है और कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको बता दें जो बाजार में ऊपरी लेवल्स पर स्ट्रेस है, दबाव है, वो ऑयल एंड गैस की ओर से आया है। एचपीबीपी में दबाव आता हुआ, ओएनजीसी के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की विलय की बात जो हो रही है उससे थोड़ा सा प्रेशर डेफिनेटली बनता दिखाई दिया है। एक और जो वीक विकेट है तेल शेयरों के अलावा वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और आप देख सकते हैं वो है ऑटो कंपनियां। कल देखिए बिक्री के आंकड़े आएंगे पिछले महीने के, तो बजाज, टीवीएस, आयशर, टाटा मोटर्स, टू व्हीलर कंपनियों में दबाव देखने को मिला। फोर व्हीलर्स में भी टाटा मोटर्स की ओर से कुछ खास तेजी का मूव नहीं देखने को मिला है। आज ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं टेलीकॉम शेयरों में काफी एक्शन है। टाटा टेली और डोकोमो के बीच आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तैयारी, तो ये स्टॉक अपर सर्किट पर। आरकॉम में हमने देखा है करीब 7% का उछाल आता हुआ। भारतीय एयरटेल उस प्राइस वॉर के बाद कल भी एक्टिव था, आज भी 1.5% ऊपर। आइडिया में प्रोविडेंस ने एक ब्लॉक डील के जरिए अपनी 3% की हिस्सेदारी बेची है, तो स्टॉक में मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं कुछ काउंटर्स पर जिनमें जीएसटी का इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। और देखिए लॉजिस्टिक स्टॉक सबसे आगे है, पटेल, स्नोमैन, गति में तेजी होती हुई और जूते बनाने वाली कंपनियां या फिर फुटवेयर कंपनीज में भी हल्की सी बढ़त आज के सत्र में बनती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप इंडेक्स अब लगभग 100 पॉइंट ऊपर है और यहां का एक्शन देखिए, जेएसएल स्टेनलेस, कर्नाटका बैंक, स्पार्क, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और साथ ही साथ सुसलॉन जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी साफ तौर से बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बाजार में साफ देखने को मिल रही है। इंडेक्स पर अगर आप गौर करेंगे तो एकदम शांत स्थिति बनती हुई दिखाई दी है। तो लार्जली जैसे लोग सुबह से कह रहे हैं कि शायद एक उछाल पर बिकवाली आपको करके चलनी चाहिए, लेकिन करंट लेवल्स में हम देख रहे हैं 8892 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। गौरव बिस्सा हमारे साथ है। गौरव, इस समय जो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा एक्टिव ट्रेड जो स्क्रीन पर दिखने लगा है एडीएजी काउंटर्स और खासकर रिलायंस कम्युनिकेशन 7% अब ऊपर है। क्या तेजी की पोजीशन आप लेंगे? जी बिल्कुल, अगर थोड़ा डिप अगर मिल जाता है तो और भी अच्छा। अगर आपको 39 रुपीज या 39.10 तक अगर मिलता है तो 38.50-60 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में एक स्मूथ राइड मिल रहा है 40.5-41 तक के लिए, वो अगर पार कर देता है, सस्टेन करता है तो 43-44 यही सीरीज के लिए पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन ₹2 के टारगेट के लिए आप इसमें कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल आपके लिए आरकॉम पे एक राय बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें आज जो सबसे ज्यादा पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी है मार्केट में जिन स्टॉक्स में, उनपे जेपी एसोसिएट्स करीब 2% के आसपास की तेजी में 7% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बनते हुए यहां पे नजर आएगा। लेकिन खास बात यह है कि ये लगातार नए हाईज बनाता हुआ दिखाई दिया है। गौरव, क्या कॉल देंगे आप? फिर जनरली मैं रिफ्रेन करता हूं, अगर किसी को करना है तो कैश में कर सकते हैं आप। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में से अवॉइड कीजिए, काफी बड़ी लॉट साइज है। ऊपर में आपको एक 18 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो 15.75 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ओके, फेडरल बैंक होगा अगला स्टॉक जहां पर हम देख रहे हैं काफी तेज लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5% ऊपर आ गया ये शेयर। ठीक, हमने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी है, लेकिन कैश में दी है, 86 के लेवल्स पे दी है। तो अगर आपको थोड़ी डिप मिलती है 1-1.25% की तो आप बाय कर सकते हैं। 85 रुपीज का स्टॉप लॉस ओपन आपको 90 से 91 के लेवल्स आपको 2 या 3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ती हुई और साथ ही कर्नाटका बैंक में भी आपको लग रहा है फेडरल बैंक की तरह तेजी की पोजीशन लेनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, इसमें ऑलरेडी काफी मोमेंटम आ चुका है, तो डिप्स का वेट कीजिए। यहाँ पे रिस्क वर्ड फेवरेबल नहीं होगी। कल अगर निफ्टी में कोई भी रीजन से थोड़ी अगर गिरावट आती है तो इसमें फिर आपको 3-4% एक डिप देखने मिल सकती है, तो आपके स्टॉप लॉसेस काफी ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो रिस्क वर्ड फेवरेबल नहीं है। ओके, शुक्रिया गौरव आपका। कोई डिस्क्लोजर्स? जी, आज जो भी स्ट्रेटेजीज डिस्कस की गई उसमें कोई व्यक्तिगत होल्डिंग नहीं है। पॉसिबिलिटी है हमने क्लाइंट्स को ही इस पे सलाह दी हो। शुक्रिया आपका। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु से एक्सक्लूसिव बातचीत। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा सीएनबीसी आवाज पर। 8,888 ये लेवल्स है निफ्टी के। 8 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में। सेंसेक्स भी 18 पॉइंट ही नीचे। मिड कैप्स में हम देख रहे हैं अब 100 पॉइंट का उछाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए बाजार में, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे जानकारों के साथ। लेकिन फिलहाल रेल मंत्री
के साथ जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है उसका एक अंश आपके सामने लेकर आते हैं। रेलवे यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसके तहत खान पान व्यवस्था में सुधार के साथ काम शुरू भी हो जाएगा। देश में पहली बार रेल सफर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी तैयार, रेल सेफ्टी के लिए 1 लाख करोड़ का फंड भी तैयार किया गया है। ये कुछ खास बातें हैं सुरेश प्रभु ने जो हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से खास बातचीत में की, सुन लेते हैं। रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया, जो कि एक विरासत में मिली हुई चीजें थी, अब इसकी जरूरत नहीं रह गई थी। तो मेरा अगला सवाल ये उठता है कि इसके बाद आपने क्या कुछ रिफॉर्म के एजेंडे दिमाग में रखे जिसको लागू करने हैं? देखिए, रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि कुछ डिफॉर्म्ड है, यानी कुछ सही नहीं चल रहा है, इसके लिए रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो जहां जहां पर इस तरह की संभावनाएं हैं, जहां जहां पर इस तरह की परिस्थिति आज मौजूद है, उसी सब जगह पर हम उसको बदलाव लाने में लगे हुए। जैसे हमने पहले फ्रेट में बड़ी मात्रा में रिफॉर्म किया, अभी हम बड़ी मात्रा में जो भी कस्टमर का ट्रैवल एक्सपीरियंस है, आदमी जब सफर करता है वो यात्रियों को जो भी असुविधाएं होती है उसको दूर करने के लिए, जैसे कल हम लोगों ने केटरिंग पॉलिसी बनाई, जिसमें खान पान सेवा में आमूलाग्र बदल करने के लिए हमने उसमें कदम उठाए। साथ ही में 40,000 से ज्यादा हमारे जो कोचेज है उसको हम पूरी मात्रा में इंटीरियर भी उसका बदल कर सेफ्टी के फीचर्स लाकर उसका पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। साथ ही में जो रिजर्वेशन करने के लोगों को दिक्कतें आती है उसमें तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन आज भी हम एक ऐप ला रहे हैं जो एक ही ऐप में आपके जो भी आपको जो लगता है, जो सेवाएं रेलवे से आप पाते हैं, जो भी टिकटिंग की सुविधा हो या और कोई सुविधा, उसको एक ऐप में आपको मिलेगा। साथ ही में हमारे जो अलग अलग ट्रेन के प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए, हम सफर हो गया, अंत्योदय हो गया, अगले महीने में हम लोग लागू करेंगे तेजस को, उदय आएगा, नए ट्रेन के प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। साथ ही में स्टेशन रीडेवलपमेंट का एक बड़ा प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया है, जिसमें हम सोच रहे हैं कि कम से कम 1 लाख करोड़ का निवेश होगा और उससे कम से कम रेलवे को 10,000 से भी ज्यादा पैसा रेलवे को मिलेगा। आपने काफी सारे जोर दिए, काफी सारे कोशिशें की, ऐप लॉन्च किए, कई सारे अलग अलग ट्रेनें आई, लेकिन अभी भी जो मूल समस्या है मुझे लगता है वो अभी बनी हुई है। वो ये है कि जब चाहे हमें ट्रेन में रिजर्वेशन मिल जाए और ट्रेन सुरक्षित तरीके से हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे, इसको लेकर के अभी भी गारंटी रेलवे की तरफ से नहीं मिली है। देखिए, इसके लिए चैलेंजेस कहाँ है? बिल्कुल सही है। 1 लाख करोड़ रुपए का हमने सेफ्टी फंड रेल के इतिहास में पहली बार बनाया। उसमें रोलिंग स्टॉक और ट्रैक्स, इसमें हम पूरी मात्रा में बिल्कुल उसको रिवैम्प कर रहे हैं। साथ ही में नई टेक्नोलॉजी डाले सिग्नलिंग के लिए भी, साथ साथ में हमारे जो रोलिंग स्टॉक जो बनाए जाएंगे वो एंटी कोलिजन फीचर्स भी उसमें रहेंगे, और ब्रिजेस बनाए जाएंगे ताकि जहां जहां पर अनमैन लेवल क्रॉसिंग है वहां जो हादसे होते हैं बरी हो जाएंगे। ये सभी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। दुर्भाग्य से इस समस्या को बड़ी लंबी समय से हम लोगों ने टाल दिया था। हमने उसकी शुरुआत की है 2 साल में, लेकिन आज हम लोग उसको एक बहुत फास्ट ट्रैक पे डाल रहे हैं ताकि पूरी मात्रा में, मेरा तो एक मिशन है, एक 0 एक्सीडेंट मिशन हम लोग करना चाहिए, उसके ऊपर हम काम भी करें, लेकिन उसको समय लगेगा। मैं आज नहीं कहता हूं कि 0 एक्सीडेंट मिशन आज कहा तो कल से शुरू हो जाएगा। काम शुरू हुआ है, लेकिन वो पूरा करने के लिए भी कुछ समय लगेगा उसमें। लेकिन उसके बाद में मैं वादे से कह सकता हूं 3-4 साल में आप देखेंगे कि रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी मात्रा में बदल गया। इस 0 एक्सीडेंट मिशन पे मैं बाद में बात करूंगा आपको, लेकिन जो आपने सेफ्टी फंड की बात की, तो जानकारों ने सवाल उठाया कि सेफ्टी फंड का पैसा आखिर कहां से लाएंगे? क्या कोई अलग से सरचार्ज लगाएंगे या फिर कोई अलग से एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन कोई देख रहे हैं आप जहां से पैसा आएगा इसके लिए? ठीक है, 75% तो फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रही है, बाकी 25% हम इंटरनल जनरेट करेंगे। उसको किस तरह से करेंगे उसके ऊपर हम सोच रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा पैसा लगने के बाद में रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी मात्रा में सेफ तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मॉडर्न भी बनेगा। सर, एक जो सेफ्टी फंड की आपने बात की और इससे पहले ही बजट में आपने कहा था कि 0 एक्सीडेंट मिशन हम लागू करेंगे, लेकिन उसके बावजूद, आपकी कोशिश के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है कि रेल एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है साल दर साल? मैंने एक आंकड़े देखे, 2014 में जहां 7 हुए, 15 में बढ़कर 10 हो गए, 16 में बढ़कर 12 हो गए और 17 की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं रही है। तो आपको लगता है कि ये साजिशन हो रहा है जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, या फिर वाकई कहीं तकनीकी चीजें हैं जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है? ये जो रिसेंट एक्सीडेंट हुई उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, उसमें एनआईए भी इन्वेस्टिगेट करे, आपने भी उसको रिपोर्ट किया है, सभी मीडिया ने। इसके लिए उसको आपको क्या कहना चाहिए, हादसे को आप कह सकते हैं कि किसकी वजह से हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड पिक्चर बताता हूं। जो हमारी ट्रैक किलोमीटर से ट्रेन जो चलती है, जितने ट्रेन चलती है उसका एक इंटरनेशनल डायमेंशन है कि कितने एक्सीडेंट का बैरोमीटर क्या होना चाहिए। उसमें आप देखेंगे तो पहले जब 10 साल पहले 0.23 था, 7 साल पहले, 5 साल पहले,
उसको हमने आज 50% से भी कम लाया है। यानी जो संख्या बढ़ रही है आप कह रहे हैं, तो एक्चुअली संख्या बहुत गिर गई है। यानी एक्सीडेंट के नंबर हुए अभी इसमें, लेकिन ये 10 में भी मैं ले रहा हूं, जो आधे हो गए, इसमें भी ये जो इस तरह के जो साजिश से हुए वो भी उसमें इंक्लूड है। उसको आप निकाल लेंगे तो और भी कम हो जाएंगे। तो ये हमारी पूरी मात्रा में हमारा जो मिशन चल रहा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि उसका आप नतीजा आपने समझो, आपने कहा कि आज मैंने पेंटिंग करने के लिए घर की शुरुआत की, तो दोपहर को आके पूछेंगे वाइफ को, अरे आपने तो कहा था पेंटिंग की शुरुआत कर दी, अभी भी कुछ नहीं लग रहा है, तो उसमें तो समय लगेगा ही। तो ये मिशन कब तक आपको लगता है वाकई धरातल पर दिखना शुरू हो जाएगा और आप इस मिशन को पूरा कर लेंगे? मैंने जैसे कहा कि 5 साल का मिशन है, उसमें हमने पहले भी कहा था, मैंने बजट में भी, आज भी मैं कह रहा हूं कि 5 साल का मिशन है। इसके लिए 1 लाख करोड़ 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे। तो रेल मंत्री की एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। निवेश पर खासतौर पे जोर है। 1 लाख करोड़ रुपए का कुल निवेश 5 साल में करने की योजना ट्रैक पर चल रही है, ये भरोसा दिला रहे थे सुरेश प्रभु साहब। आखिरी सौदा में हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अल्टामाउंट कैपिटल के मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान और रजत के बोस.com के रजत बोस। स्वागत है आप दोनों का ही। रजत, फिलहाल पहले तो एक राय निफ्टी पे 8880 के करीब लेवल इस वक्त देखने को मिल रहा है। लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट? ये ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही बरकरार है और इसीलिए इस लेवल पे जब तक 8850 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है, जो कि मैं मानूंगा कि 8820 टूट जाने के बाद में, तब तक शॉर्ट पोजीशन लेके खास कोई फायदा नहीं है। एंड स्पेशली दिन के अंत पे आप शॉर्ट पोजीशन लेके जाएंगे, कल उछल के खुल देगा, उसमें परेशानियां होता है। तो इसलिए मेरा कहना ये रहेगा कि अभी कोई भी डिप मिले उसमें आप खरीदारी कीजिए। या तो आप चाहे इस लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे खरीदारी करने से आपका स्टॉप और आपका जो टारगेट होगा वो दोनों 1:1 काइंड ऑफ रेशियो हो जाएगा, ज्यादा फेवरेबल नहीं बनेगा। लेकिन कोई भी डिप आता है आखिरी घंटा में तो खरीदारी कीजिए 8850 तक। 8820 के नीचे स्टॉप लगाइए और टारगेट जो होगा 8908 से लेकर 8930 के बीच में ये फिर से एक बार उसकी तरफ चलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। जब तक ये 8950 पार करके ऊपर सस्टेन ना कर पाते तब तक रेंज बाउंड एक्टिविटी चलेगा। लेकिन फिलहाल ट्रेंड इज अप, तो लॉन्ग करके खेलने के लिए सलाह दूंगा। ओके, बने रहने की राय है फिलहाल आपको एक तेजी की पोजीशन में, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट है। अगर गिरावट आती है तो खरीदारी करने की सोचें। नई पोजीशन बनाने के लिए अभी समय सही नहीं है। दरअसल मार्केट तेजी का ट्रेंड छोड़ रहा है, निफ्टी ऐसा लगता है, लेकिन ब्रॉड मार्केट तेजी में है। और वहीं अगर आप ओवरऑल इस वक्त मूड देखें निफ्टी का, तो वो गिरावट की ओर इशारा करता है। बाहर आपको मिड कैप्स में, एफएनओ में, बहुत सारे स्टॉक्स में तेजी की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। तो मिले जुले से संकेत यहां पर आते हुए प्रकाश, कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त मार्केट को? क्या जीएसटी 1 तारीख से 1 जुलाई से लागू होने के बाद ये एक पॉजिटिव दिखाई देती है जो बाजार का मूड सुधार रही है? ये बाजार एक्चुअली ढूंढ रहा है किस प्रकार की लीडरशिप की। भाई निफ्टी ने जो पिछले हफ्ते 10 दिन में अगर आप देखें तो कोई ना कोई, चाहे रिलायंस हो या आईसीआईसीआई बैंक हो या टीसीएस हो, भारती हो, इन सभी हेवी वेट्स के बलबूते एक अच्छी बढ़त हासिल की थी। अब जब नई सीरीज स्टार्ट हुई है तो उसमें रोलओवर के जो आंकड़े, उनसे साफ ये जाहिर है कि मिला जुला रुझान है, कोई डिसाइसिव डायरेक्शनल ऐसा कोई मूव उसमें दिख नहीं रहा। तो मार्केट कोई अच्छी खबर की वेट कर रहा है, चाहे वो जीडीपी के आंकड़े आए या जीएसटी का जो ऐलान आया उसमें से कोई बेनिफिट आए। क्योंकि अब अंतराल में 15 मार्च और 14-15 मार्च को जो यूएस फेड की है और इलेक्शन का आउटकम 11 मार्च को है, उसके बाद सीधा आपका अर्निंग सीजन ही डिसाइसिव वो रहेगा। तो ये जो डीमोनेटाइजेशन का झटका ये हम झेल चुके हैं, कोई इसमें खास गिरावट उस वजह से नहीं आई। तो अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है कोई अच्छे ठोस ट्रिगर्स का। माई सेंसेस मार्केट डेफिनेटली थोड़ा सा मोमेंटम गेन करेगा द बैक ऑफ एनी माइल्डली पॉजिटिव न्यूज फ्लो ऑल्सो। बट प्रॉफिट बुकिंग जिस प्रकार की चलती आ रही है एफआईज की तरफ से, उससे निफ्टी पे आपको बहुत मूवमेंट बहुत शार्प नहीं दिखे, बट ब्रॉडर मार्केट्स में ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रहेगी। और आज की रात की जो ट्रंप साहब का ऐलान जो है या क्लैरिटी है, आई थिंक दैट विल सेट द मूड फॉर द सब्सिक्वेंट। एक सेक्टर जो मुझे समझ आ रही है पॉजिटिव दिखता हुआ वो है फार्मा। तो उसमें जो आपको लगता है कि ट्रंप कुछ अच्छा कहेंगे फार्मा के बारे में? कुछ बुरा नहीं कहेंगे। सो जो नेगेटिविटी थी, जो ओवरहैंग इतना बना हुआ था, वो एटलीस्ट हट जाएगा। तो फार्मा टैक्स लगाने की बात वो कर रहे हैं कि जितना भी इंपोर्ट होता है उस पर टैक्स लगाओ, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स।
नहीं, बेशक टैक्स लगाने की बात जरूर है, लेकिन फाइनली फार्मा कंपनीज कोई भी इंटरेस्ट में नहीं है कि वो बेचे और टैक्स भर के कोई अपने मार्जिन को घटाएं, क्योंकि उनको पता है आज वो अच्छी पोजीशन में है। और जो विल्बर स्मिथ इनके रॉस के आने के बाद एक चीज है, जो ही इज एन इकोनॉमिस्ट बाय बैकग्राउंड, और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आप ग्लोबल ट्रेड में, अगर उनके पुराने बयान भी जो ट्रम्प साहब की कैंपेनिंग के टाइम के हैं उस टाइम देखें, तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ये करना मुश्किल है और इट इज अगेंस्ट द बेसिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड की सस्ती चीज हम लेके हमारे कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, तो वो तो करना। अगर यही चीज हम बनाने लगे और बोले कि लोकल एम्प्लॉयमेंट से ही होगा तो भाव बढ़ जाएगा, तो एंड ऑफ द डे अमेरिकन कंज्यूमर अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, ये देखना है। और वहां इंडियन कंपनीज को बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये जो दबाव बना हुआ है पिछले 6 महीने से फार्मा पे और आईटी पे भी, एंड देयर डिफरेंट थिंग। आईटी आज भी स्लो डाउन दिखा सकता है, पर फार्मा में स्लो डाउन कैसे आप ये करेंगे यकीन कि फार्मा में कोई डिमांड ही नहीं रहेगी। तो आई थिंक समवेयर दैट विल गेट आउट, और एक बार ये निकल गया रास्ते से, ये जो अड़चन और रुकावट सी बनी हुई है, तो फार्मा कंपनीज में जो इतनी सेलिंग हो चुकी है वो वापस एक अंडर ओनरशिप से ओनरशिप लेवल जो है चेंज होना शुरू हो जाएगी। चलो, तो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ सॉर्ट्स आपको ढूंढनी चाहिए और थोड़े से तेवर बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन आज एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिस पर बाजार की नजरें हैं। देखिए, शाम को जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं और इन आंकड़ों में नवंबर में हुई नोटबंदी का असर भी शामिल होगा। अब वो कितना डीपर इम्पैक्ट दिखाएगा, मदन सबनविस चीफ इकोनॉमिस्ट के रेटिंग्स के हमारे साथ है। मदन, हमारा तो पोल यही कह रहा है कि 6.8% के आसपास ये नंबर आता हुआ दिखाई दे सकता है, लगभग 1% का डिप फ्रॉम द प्रीवियस नंबर। आपकी क्या एनालिसिस है और नोटबंदी का कितना गहरा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस फिगर में? हमारा जो एस्टिमेट है इट्स क्वाइट कॉन्ट्ररी टू जो भी कंसेंसस है। फॉर द थर्ड क्वार्टर हम जो नंबर देख रहे हैं 5.4%, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट, ये तीनों सेक्टर विल बी टेंडिंग टू ब्रिंग डाउन दिस पर्टिकुलर नंबर, और पूरा साल के लिए हमारा एस्टिमेट 6.75% है। ये बताइए, जो आंकड़े आ रहे हैं, चूंकि ये शुरुआती एस्टिमेट है और इसमें कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से, बड़ी कंपनी से तो डेटा तुरंत मिल जाता है, लेकिन जहां पर नोटबंदी की मार पड़ी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो छोटे शहर ज्यादा हैं जहां का डेटा तुरंत आता नहीं है। तो जो भी आंकड़े आज आते हैं उसमें एक डाउनग्रेड का बड़ा रिस्क नहीं दिखता आपको आगे? तो बिल्कुल होगा, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल मेक दिस एडजस्टमेंट, क्योंकि काफी इम्प्यूटेशंस होते हैं फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे इंफॉर्मेशन तुरंत नहीं मिलता है। So these are the kind of changes or alterations which the CSO does normally when they present the data. क्योंकि जो भी अगर हम SME को देखेंगे, उनको कुछ आइडिया होगा कि कितने SMEs है इस देश में, व्हाट इज देयर एवरेज टर्नओवर जो होता है, और डिमोनेटाइजेशन की का जो भी इम्पैक्ट है उन पर एवरेज की तरफ से मालूम होगा कि कितना घाटा हुआ होगा। ऑन दैट बेसिस दे शुड बी कैलकुलेटिंग द जीडीपी नंबर। देखिए, वन टाइम इवेंट है, तो ये मॉडल में कैसे आएगा सर? नो मॉडल तो जैसे जब भी आप कोई ये सर्वे करते हैं, आपको मालूम होगा कि ये एसएमईज बोलते हैं कि लुक आवर आउटपुट हैज फॉलन, माय सेल्स हैव फॉलन बाय 20%, 30%, 40%। तो ये भी मालूम होगा कि कौन से सेक्टर में ये यूनिट्स है। इसी के मुताबिक यू क्रिएट योर ओन एस्टिमेट अबाउट व्हाट विल बी द पॉसिबल डिक्लाइन और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, एंड देन कैलकुलेट द जीडीपी। ओके, क्या आप ये मानेंगे कि ये बॉटम है दिसंबर का जो भी आंकड़ा है और मार्च इससे बेहतर ही आएगा? या बिल्कुल, जो हमारा भी एस्टिमेट है कि 7% से ज्यादा होगा फॉर द फोर्थ क्वार्टर, and that's how we'll reach a number of 6.75%. क्योंकि हमें we are quite surprised that people are still expecting over 6.5% for the third quarter, क्योंकि ये तीनों सेक्टर जो मैंने मेंशन किया है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट, which has a very good share in overall GDP, उनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। ओके, शुक्रिया आपका मिस्टर सबनविस हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो जीडीपी के आंकड़ों पर नजर रखिए, शाम 5:30 बजे आएंगे ये आंकड़े और तब हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन इस बीच बीएचईएल के स्टॉक में अचानक जबरदस्त उछाल आया है, वो चार्ट आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। 6-6.5% ऊपर बीएचईएल बहुत तेज रफ्तार से कुछ ही मिनटों में, देखते देखते जब हम ये बात कर रहे थे जीडीपी की, तभी पहुंच गया। ये देखिए, जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है भेल पे इस वक्त। रजत, क्या देखते हैं आप? ये अभी इसको देखते हुए लगता है कि जो पुरानी हाई बनाया था सितंबर में, उसको रिटेस्ट हो रहा है आज ही के दिन। ये
62-63 ये रेंज को पार करके अगर सस्टेन कर पाएगा तो 169 टू 176 इसका टारगेट बन जाएगा। और ऐसा एक कंजेशन जोन जो बना था 150 से 155-57 के बीच में, उसका जो टारगेट आता है वो टारगेट थोड़ा सा ऊपर ही आता है, 185 तक ले जाने की संकेत दे रहा है। द चार्ट डेफिनेटली लुक्स बुलिश, वी शेप रिकवरी दिखा रहा है, बट खुलासा ये कर देना चाहता हूँ कि ये मेरा पोर्टफोलियो में है काफी नीची लेवल से, सो मेरा व्यूज थोड़ा बहुत बायस्ड भी हो सकता है। ओके, और वो स्टॉक्स देखिए करीब 7% की तेजी दिखा रहे हैं। लेकिन आज की जो बड़ी थीम वो टेलीकॉम कंपनियां हैं, टाटा टेली और डोकोमो के बीच वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तैयारी, स्टॉक देखिए 19% भागा। अब जिस तरह की डेवलपमेंट्स आ रही कि शायद आरकॉम, टाटा टेली सब एक बड़ी एंटिटी बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं, उसमें कितना भरोसा करना चाहिए और क्या ये एक एक्टिव प्ले है? क्योंकि उस खबर के एक बार फिर बाजार में आने के बाद 7% आरकॉम भी भागा। हाँ, तो जब भी टेलीकॉम में कोई मर्जर या एक्विजिशन की बात होती है तो आरकॉम को फायदा जरूर हो जाता है इस एक्सपेक्टेशन में ही। अब वो कितना वर्दी है और जिसको कहते हैं मतलब दुल्हन तैयार तो है, लेकिन अब शादी कब होगी, किससे होगी, ये अभी तक नहीं हुआ। लेकिन एलिजिबिलिटी वाइज यस इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, इसलिए शायद उम्मीदें इतनी अक्सर बन रही है। बट टाटा एंड आरकॉम कल्चरली और उसमें कितनी साइनर्जीज है वो अटकलें लगाना थोड़ा मुश्किल है। आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि आइडिया वोडाफोन इज ऑलमोस्ट अ गिवन, ये तो होना ही होना है। और उस वजह से आज प्रोविडेंस का बड़ा एक जो लॉट जो इसमें ब्लॉक जो निकल चुका है, उसके बाद अब फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी है तो शायद आइडिया के लिए वो बन गई है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि अभी भी तकलीफें तो जैसी थी वैसी ही हैं, कायम है। बट आरकॉम इज मोर फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, द एसेट जो इनके पास है। क्योंकि हमने देखा आइडिया को भी जब विलय की बात आई तो इतना डेट होते हुए भी विलय पॉसिबल है, तो आरकॉम का भी हो सकता है। और उन्होंने एयरसेल के साथ जो करार किया है उसके बाद से थोड़ा क्लैरिटी और भी आ चुकी है कि कितना आप बोझ ले रहे हैं डेट साइड में। सो आई थिंक आरकॉम विल फाइंड द राइट सूटर। अब वो कल को हो सकता है रेलजियो का भी नाम आ जाए इसमें, जैसे आज टाटा टेली की अटकलें हो रही है, तो अगर वो हो जाता है तो और इसमें आपको देखने मिल सकती है एक्शन। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव नीचे के लेवल पे एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड बनता है। डिस्क्लेमर है कि आई ऑल्सो हैव अ पोजिशन इन द एफएनओ साइड ऑन दिस, बट आई वुड नॉट बिलीव कि ये इस वजह से हो रहा है तो ये हो ही जाएगा। बट अटकलें जो लग रही है उसके रीजंस काफी स्ट्रांग हैं। और भारती एयरटेल इस अग्रेसिव मूव के बाद सुनील भारती मित्तल। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो भारती एयरटेल इज द ओनली वन जो अच्छी खासी एक लड़ाई लड़ने रेडी हो रहा है, सक्षम है। और नेचुरली सो, बिकॉज अंडरस्टैंडेबली सो, क्योंकि मार्केट शेयर उनका अच्छा खासा है, इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, तो पहले से वो तैयार थे कि हम पूरी तरह से रेलजियो के सामने खड़े रहेंगे। अब जो रोमिंग में इन्होंने जो चार्जेस हटा दिए नेशनल लेवल पे, उसमें डेटा तो पहले भी अवेलेबल था, लेकिन जो फर्क पड़ता है वो आपका रिसीविंग कॉल्स का जो है, वहां पे जो बीएसएनएल ने काफी समय से पहले किया हुआ है। तो जब आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो तो इतना नुकसान होता नहीं है यूजुअली, बिकॉज ऑफ द इंटरकनेक्ट चार्जेस आप फिर भी रिटेन कर पाते हैं। सो आई थिंक ये करते रहेंगे, इससे इंक्रीमेंटली कोई इसमें नुकसान नहीं है इनकी बैलेंस शीट पे इस मूव से। और प्राइसिंग प्रेशर जो उनके ऊपर है वो धीरे धीरे अब घटता हुआ दिख रहा है कि आरकॉम ने अपनी रेलजियो ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी बाहर कर दी है, तो भारती के लिए इट बिकम्स ईजियर कि डैमेज कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। ओके, लेकिन आइडिया देखिए पूरा का पूरा रिकवर हो गया है आज जो डील हुई, और 3-3.25% का स्टेक बाजार ने पूरी तरह बचा लिया। इस पर फिर से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और 3 बज चुके हैं। बारी है निफ्टी कॉल्स की। एक बार की नजर डालें दुनिया के बाजारों और अमेरिका पे भी। ओके, सीधे निफ्टी कॉल्स फिलहाल आपके सामने। एके प्रभाकर की राय सबसे पहले आ रही है। आईडीबीआई कैपिटल के एके प्रभाकर बाय कॉल दे रहे हैं 8,850 पे, स्टॉप लॉस 9,100 के टारगेट के साथ। यहां पर एक हफ्ते तक का नजरिया लेकर फिलहाल ये चल रहा है। वहीं पुनीत किंद्रा की राय भी तेजी की है निफ्टी पर, और यहां पर टारगेट जो दे रहे हैं 8940 और उसके बाद 8960 का है। 1 से 3 दिनों में अचीव होगा। 8820 पर आपने लगाना है स्टॉप लॉस। रजत बोस हमारे साथ है। रजत बताइए निफ्टी के लिए क्या लेवल्स, क्या स्ट्रैटेजी? वही बाई ऑन डिप्स 8,850 तक का कोई भी डिप में आप बाई कीजिए। 8,820 के नीचे स्टॉप लगाइए। 8,908 से लेके 8,930 तक उम्मीद कीजिए।
जब तक 8,950 का लेवल पार करके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक रेंज बाउंड रहेगा। ऊपर की लेवल पे जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, तो फिलहाल दायरे में और ट्रेंड क्लियर होने में वक्त दिखाई दे सकता है। ये लेवल्स खासतौर पे आप ध्यान में रखिए, 8,908 और 8,930 के लेवल्स ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। नीचे 8,820 पे स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। संदीप वागले हमारे साथ जुड़ते हुए। संदीप, कल भी आप कह रहे थे कि गिरावट अच्छी खासी नहीं आ रही, 88-80 के आसपास के लेवल सस्टेन करेंगे, तो आप मंदी नहीं करना चाहते, अब ये तो लेवल सस्टेन कर रहे हैं। आफ्टरनून प्रदीप, बिल्कुल यहाँ पर मंदी करने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि नीचे में मार्केट गिर नहीं रहा है। 88-80 अगर तोड़ भी देता है तो वो बाउंस बैक करेगा। मैं इनफैक्ट 88-50 के स्टॉप लॉस से 30 पॉइंट रिस्क लेके 50 में बाय की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 89.50। ओके, तो देखिए रेंज जो है 89-50 के आसपास की साफ दिखाई दे रही है हमारे जानकारों को, लेकिन मूव उस तरफ आ नहीं रहा है। ऊपरी लेवल्स पर बार बार बाजार अटकता हुआ। लेकिन आज देखिए इन लॉजिस्टिक कंपनियों में जिस तरह का एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि 1 जुलाई को जीएसटी लागू हो जाएगा, ये शक्तिकांता दास ने कहा, और उसके बाद से ही इन सारे स्टॉक्स में अच्छी तेजी आती हुई, चाहे वो पटेल इंटीग्रेटेड हो, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, गति, ऑल कार्गो, ये सभी स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लाएंगे जरूर, जहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है आज के सत्र में। चार्ट्स के लिहाज से बताइए संदीप, पटेल इंटीग्रेटेड आप प्रेफर करेंगे इस समय इसमें और खरीदारी करना, या फिर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स? दोनों ही काउंटर स्टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हैं इस पैक के। हर्षदा, मैं वेट करूंगा, ये थोड़े से इलिक्विड है। हालांकि आज पटेल इंटीग्रेटेड और स्नोमैन में बाइंग तो हुई है न्यूज के हिसाब से। अगर दोनों में चूज ही करना है तो मैं स्नोमैन्स के साथ जाना चाहूंगा, बट मुझे 62 के ऊपर जब निकलेगा और क्लोज होगा तो ये 67-68 की तरफ की मूव दे सकता है, तो मैं तभी लेने में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। ओके, इस बीच आप देखिए आइडिया में लगातार रिकवरी हो रही है और अब 16 के ऊपर निकलता हुआ ये स्टॉक जो 107 से 114, 14.5 का रेंज तय किया गया था डील के लिए, वो डील आज सुबह हुई 3.25% शेयर की, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो रिकवरी आई है 116.90 तक के लेवल कुछ देर पहले यहाँ पे नजर आए। अब हालांकि वहां पे अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही शार्प रिकवरी, और जैसे प्रकाश कह रहे थे कि शायद अब आगे आप यहाँ पर ज्यादा कोई बिकवाली नहीं देखेंगे, कोई डर नहीं होगा, ऐसा ओवरहैंग नहीं होगा। लेकिन रजत, क्या लगता है आपको अब? ये स्पेशल सिचुएशन स्टॉक बोल के ये जो अभी विलय होगा, इसके कारण अभी ऊपर की तरफ जाएगा, तो डेफिनेटली इट्स अ बाई, बिकॉज इट्स इन एन अप ट्रेंड। शार्प अपस्विंग हुआ है, अभी भी कंटिन्यूएशन पैटर्न के बाद में फिर से ऊपर जा रहा है। 130 का लेवल दिखाई दे रहा है, ऊपर में हो सकता है 130 पार करने के बाद में आपको 140-42 भी दिख जाए। लेकिन मैं टेलीकॉम स्टॉक्स में रुचि नहीं रखता हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री इज अ कैश गजलर। कब इन्वेस्टर पैसा कमाएगा वो बहुत मुश्किल है। ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी स्टॉक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी स्टॉक, आप आरकॉम डिस्कस कर लीजिए कि भारती डिस्कस कर लीजिए कि जियो बोलिए, पैसा कब बनाएगा कोई ठिकाना नहीं है। पॉइंट टेकन, और यही बात इनफैक्ट पहले भी जानकारों ने दोहराई है। लेकिन इस बीच ऑटो कंपनियों पर नजर रखते हैं। हमने देखा था कार्यक्रम की शुरुआत में पैक थोड़ा सा आज करेक्टिव मोड में है, लेकिन याद रखिए कल जनवरी के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे और कैसा महीना रहा है, किस तरह के नंबर्स कंपनियां पेश कर सकती है। सोनम मेहता हमारे साथ है। सोनम, बताइए एंटिसिपेशन क्या है, कैसे आंकड़े रह सकते हैं? डिमोनेटाइजेशन के भारी मार पड़ने के बाद जनवरी महीने के आंकड़ों में ऑलरेडी एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, रिवाइवल के साइंस दिखाई दिए थे। फरवरी महीने के आंकड़ों में एक जबरदस्त बूस्टअप देखने को मिलेगा, एक बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जा रही है। पैसेंजर व्हीकल स्पेस को मदद मिलेगी नए लॉन्चेस के कारण। टू व्हीलर स्पेस में सबसे ज्यादा दबाव पड़ा था डिमोनेटाइजेशन का, तो वहां पर मंथ ऑन मंथ एक जबरदस्त रिवाइवल देखने को मिलेगा, लेकिन साल दर साल दबाव अभी भी बना रहेगा। वही कमर्शियल व्हीकल स्पेस को प्री बाइंग के कारण मदद मिलेगी, जहां पर भारत स्टेज 4 के नॉर्म्स जारी हो रहे हैं और उसके पहले एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी है। फोर व्हीलर स्पेस में मारुति सबसे अहम रहेगा, जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में फिर से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे कंपनी के नए लॉन्चेस से एक जबरदस्त बूस्टअप मिल रहा है। M&M से एक फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जहां पे ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस तो बेहतरीन रहा है, लेकिन ऑटो सेगमेंट में यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट को अभी भी डिमोनेटाइजेशन का दबाव सहना पड़ रहा है। टाटा मोटर्स के केस में कार की बिक्री
रिकवरी बेहद ही मजबूत रही है नए टियागो लॉन्च के कारण, जिसके कारण कार्स की बिक्री में 30% का जंप देखने को मिलेगा। साथ ही कमर्शियल व्हीकल से भी एक अच्छी खासा सपोर्ट टाटा मोटर्स को मिलने वाला है। अशोक लीलैंड कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई देगा, 19% की बढ़ोतरी भारत स्टेज नॉर्म्स के लागू होने से पहले अच्छी खासी प्री बाइंग देखने को मिल रही है। वहीं टू व्हीलर स्पेस में अभी भी दबाव बना हुआ है, लेकिन जो एक डबल डिजिट फॉल दिखाई दे रहा था वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा, सिंगल डिजिट फॉल ही देखने को मिलेगी। हीरो मोटोकॉर्प में 6% की गिरावट, बजाज ऑटो की बिक्री में 5% की गिरावट, तो टीवीएस मोटर्स की बिक्री में 2% की गिरावट दिखाई देगी। ओके, शुक्रिया सोनम आपका। बजाज ऑटो खास तौर पे अगर आप देखें तो काफी कमजोर नजर आ रहा है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि आंकड़ों के पहले लोग मंदी करके जा रहे हैं। रजत, हीरो मोटोकॉर्प के बारे में पूछ रहे हैं? बजाज बजाज ऑटो फिलहाल जब तक 2850 का लेवल पार करके ऊपर नहीं चलेगा, खास करके ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको देखने में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन उसी लेवल के बीच में देखिए पिछले 4-5 वीक में 2750 से लेके 2850 के बीच में घूम रहे। ये दायरे जब तक कोई भी तरफ मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है तब तक आप कोई खास मूवमेंट इसमें उम्मीद मत कीजिए। हमारे साथ टीएस हरिहर भी जुड़ गए हैं। हरी, फंडामेंटली आपकी क्या उम्मीद है? वर्स्ट इज ओवर इन ऑटो कंपनियों के लिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन की जो रिस्क था आई थिंक वो शायद टल चुका है, पर आई थिंक आगे जाके मैं मानता हूँ कि अब भी जो टू व्हीलर्स में एक रिकवरी आने की उम्मीद है, दैट शुड प्रॉब्ली बी अ लिटिल बैक एंडेड रादर देन फ्रंट एंड। सो प्रॉब्ली अ कंपनी लाइक मारुति जिसका एक बहुत स्ट्रांग रिटेल फ्रेंचाइज है, आई थिंक दैट में कंटिन्यू टू डू वेल। महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसका एक बहुत स्ट्रांग एग्रीकल्चरल फ्रेंचाइज है, दैट में ऑल्सो कंटिन्यू टू डू वेल। टाटा मोटर्स एक ग्लोबल फ्रेंचाइज है, पर आई थिंक टू व्हीलर्स में शायद रिकवरी में और थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। So I would typically play a game which is long on four wheelers and short on two wheelers in this market. लॉन्ग ऑन फोर व्हीलर्स, शॉर्ट ऑन टू व्हीलर्स, ये स्ट्रेटेजी लेकर के आप चलेंगे। संदीप, खासतौर पे M&A में एक स्टॉक अगर आप देखें तो आज अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है, क्या लगता है? वांगले साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रदीप, M&M मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये 1330 तक का व्यू बैठता है। अभी 1311 का ट्रेड हो रहा है। अगर मोमेंटम आना है तो 1330 के ऊपर क्लोज होना है, तो मेरा व्यू फिर 1400 1420 तक का व्यू बैठेगा। बट एज ऑफ नाउ आई विल गो फॉर अ लिमिटेड अपसाइड। ओके, ये फिलहाल रहा है। प्रकाश, कुछ और काउंटर्स जो मैं देख रही हूँ जिनमें थोड़ी सी ट्रैक्शन बढ़ता दिखाई दे रहा है, और पेंट्स पर हमने काफी चर्चा की है। आज सुबह से टेक्निकली जानकार कह रहे थे कि शायद ये पीक आउट हो रहा है, लेकिन जो थीम है एशियन पेंट्स या फिर बाकी पूरे पेंट इंडस्ट्री की, इसमें और कितनी स्टीम बाकी है, कितनी और तेजी बनती हुई दिखाई देगी? और क्या आप प्रेफर करेंगे दिग्गज एशियन पेंट्स के साथ जाना, या फिर दूसरी कंपनी आप जो आपके रेडार पर पहले रह चुकी है, एक्सोनोबल हो, बर्जो हो, वो अट्रैक्टिव है? सी, पेंट इंडस्ट्री में जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हमने देखा कि जो आया था, असर हुई वॉल्यूम ग्रोथ डी ग्रोथ की वजह, मतलब आंकड़े जो इंडिकेट कर रहे थे, उसके बावजूद भी एशियन पेंट्स में इतनी रेजिलियंस और इतना अच्छा मूव आने का दो कारण है। एक तो इन्होंने दूसरे बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में 2-3 एक्विजिशंस जो हाल में किए हैं उसमें गिरावट इनको ज्यादा आई है, पेंट में कम आई थी। तो वो जो नए बिजनेसेस हैं वो कंसोलिडेशन फेज में है, ये अपने शोरूम्स में और अपने ब्रांड के साथ इसको मैच कर रहे हैं। तो जब वो पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा तो इनके अच्छी खासी इसमें वैल्यू आना शुरू होगी। इन्होंने मंदी में लिया था तो अच्छे भाव पे भी ली हुई है दोनों बिजनेसेस की जो एसेट्स है, तो मेरे हिसाब से उसका इम्पैक्ट एशियन पेंट्स आफ्टर अ वाइल विल बिकम अ बिल्डिंग मटेरियल कंपनी, नो मोर अ पेंट फोकस कंपनी। और इनका दूसरा जो सर्विस वाला जो वर्टिकल है, जिसमें ये सलाहकार की तरह एक आपको पेंट सिलेक्शन, आपका किस टाइप का शेड्स कैसे आपका एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूशन टीम भी खुद भेजते हैं। ये जो सबसे बड़ी किल्लत है आज बड़े शहरों में, जब लेबर नहीं मिलता है और स्पेशलाइज्ड लोग डिपेंडेबल नहीं मिलते, वहां पे जो मार्जिन की रिकवरी होगी, मुझे लगता है कि उस लिहाज से एशियन पेंट्स में अभी भी एक बहुत बढ़िया स्टोरी इंटैक्ट है। और जैसे ही वापसी एफआईज की होगी, याद रखिएगा 5-7 शेयर्स ऐसे हैं जिसमें एफआईज सबसे पहले आके शॉपिंग करते हैं,
तो ये उनमें से एक रहता ही है। ये है HDFC है, मारुति है, इस टाइप के जो स्टॉक्स है उसमें ही बाइंग होती है। तो नीचे के लेवल से हुई भी है और मुझे जहां तक समझ आ रही है फंडामेंटली इसकी स्ट्रेंथ अभी भी प्राइस में पूरी तरह रिफ्लेक्टेड नहीं है। प्रीमियम पे मिलता था हमेशा, ये अभी भी मिल सकता है। दूसरी जो कंपनी जो आपने जिसका जिक्र किया, एक्सो नोबेल हो गया या कंसाई हो गया, तो इनमें सब में क्या है कि इनके सेगमेंट्स थोड़े से अभी भी वीक है। कोई ऑटो फोकस्ड है, कोई प्योर बिल्डिंग उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से लिंक्ड है, तो वहां थोड़ी सी गिरावट या सुस्ती रह सकती है। बट आई डोंट थिंक एशियन पेंट्स में इस टाइप का कोई, इनफैक्ट इट्स अ बाय ऑन डिप काइंड ऑफ अ कॉल, तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ओके हरी, ये बताइए आज HP और BP में जो तगड़ी गिरावट आई है, BP तो खैर एक्स डिविडेंड होने की वजह से भी गिरा है, 19 रुपए का तो डिविडेंड ही था, लेकिन उसको डिस्काउंट करें तो भी कम से कम 2-2.5% की गिरावट है और HP तो कमजोर है ही। क्या करेंगे? देखिए, मार्केट को कंसर्न ये है कि ये जो HP और ONGC के डील की संभावना है, ये एक्चुअली एक बैकडोर डिसइन्वेस्टमेंट है और ONGC इज एक्चुअली टेकिंग ओवर द गवर्नमेंट स्टेक इन HPCL एट अ फैरली, आई वुड से, हाई प्राइस। तो मेरे ख्याल से दैट इज द रीजन दैट मार्केट्स आर नॉट टू पॉजिटिव ऑन ONGC। जहां तक HP का सवाल है, आई थिंक इनका जो डाउनस्ट्रीम बिजनेस है ये बहुत प्रॉफिटेबल है। अभी ONGC इज अपस्ट्रीम बिजनेस विच इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल प्राइसेस, तो ONGC होगा तो आई थिंक ओवरऑल एंटिटी शायद प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं रहेगा, दैट विल डिपेंड ऑन ऑयल प्राइसेस। तो जो अनसर्टेनिटी है, आई थिंक दैट इज शायद HPCL इज ऑल्सो टर्निंग नेगेटिव। हमारा मानना है कि कॉन्सेप्चुअली इट इज गुड, बट आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी पे डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर आएगा। इस बीच एस्कॉर्ट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि ऊपरी लेवल से तेजी से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर, जहां पर हमने कुछ देर पहले टू व्हीलर कंपनियों की बात की थी। एस्कॉर्ट्स में अचानक सेल ऑफ करीब 1.5% नीचे इस समय दिख रहा है। चार्ट्स पर संदीप कुछ अलग आपने नोटिस किया है? हर्षदा, ये प्रॉफिट बुकिंग है, मुझे लगता है काफी चल चुका है। थोड़ा सा और डाउन साइड करेक्टिव मूव आ सकता है, बट ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनता है जिधर और सेल ऑफ कंटिन्यू होगा। अभी आई थिंक 446 है, 440 के आसपास वापस बाइंग आना चाहिए और मेरा इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट लगभग 480, 485, इवन 500 के बियॉन्ड है पोजिशनल व्यू में, तो वो बरकरार है। इसमें जब तक ये 420 के नीचे नहीं जाता है कोई वैसा टेंशन नहीं है। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मंदी करने की और गिरावट की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। सपोर्ट्स करीब हैं एस्कॉर्ट्स के। इस वक्त BTST STBT का वक्त करीब आ रहा है कुछ स्टॉक्स, लेकिन तब तक हम देख सकते हैं जहां पर आज नए हाईज बन रहे हैं। फेडरल बैंक देखिए नया 52 वीक हाई बनाया है इसने, करीब 2.5 गुना वॉल्यूम के साथ। इसके अलावा NMDC देखिए जहां पर लगातार खरीदारी चल रही है। NMDC के स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम के साथ हम तेजी बनती हुई देख रहे हैं। नए 52 वीक हाई BHEL और अडानी एंटरप्राइजेस, ये दो स्टॉक भी आज बना चुके हैं। तो काफी स्टॉक है यहां पर। निफ्टी हालांकि इस बीच 8880 के लेवल से नीचे फिसल गया है और निफ्टी बैंक में भी हल्का नुकसान, 20,600 के नीचे फिसलते हुए हम इसको भी देख रहे हैं। लेकिन BTST या STBT, अनुज दीक्षित की राय सबसे पहले आपके सामने। रिलायंस इंफ्रा 590 के टारगेट 564 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की राय दे रहे हैं, यानी BTST करने की राय दे रहे हैं। और JSW एनर्जी पे भी अनुज बुलिश हैं, 70 के टारगेट 62 रुपए पे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। वहीं कुछ और जानकारों से हमारी बात हुई है और मानस जायसवाल की राय भेल, जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे, 6% ऊपर है काउंटर, तेजी कीजिए। 165 का टारगेट, स्टॉप लॉस 153 पर लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा मानस के रेडार पर एक और तेजी का कैंडिडेट है येस बैंक, यहां पर टारगेट इन्होंने 1500 का दिया है और स्टॉप लॉस 1440 का। रजत बोस और संदीप वागले से भी जान लेते हैं क्या करेंगे BTST STBT। रजत बताइए। देखिए, मेरा तीनों ही बाई कॉल है। DLF 147 रुपया 40 पैसा के नीचे स्टॉप लगाइए, 151 रुपया 50 और 153 रुपया, ये दोनों टारगेट मान के चलिए। सियाट जो है उसी को भी मैं 1177 के नीचे स्टॉप लगा के 1203 और 1216 का टारगेट लगा के BTST करने का सलाह दे रहा हूं। एंड फाइनली JP एसोसिएट्स बाई फॉर डिलीवरी 12 रुपया 85 पैसा के नीचे स्टॉप लगाइए, 22 रुपया 90 से 24 रुपया जाने की उम्मीद कीजिए। कम दिनों में नहीं होगा, थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू लेके अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा। ये JP एसोसिएट्स का स्टॉक मेरी पोर्टफोलियो में भी
है, यही खुलासा कर देना चाहता हूँ। ओके, वागले साहब। प्रदीप, मेरे दोनों BTST होंगे। पहला होगा एशियन पेंट्स जो बाय करके चले 1024 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 1051, और दूसरा होगा बाटा जो 507 के स्टॉप लॉस से बाय करके चले फॉर अ टारगेट ऑफ 524। ओके, इस बीच फ्यूचर रिटेल अगर हम देखें तो नए 52 वीक हाई यहां भी बनते हुए आज के दिन करीब करीब 3 गुना वॉल्यूम है इसमें। प्रकाश, क्या फ्यूचर रिटेल लेना चाहिए या डीमार्ट के लिए पैसे बचा के रखें? नहीं, आई थिंक इस सेगमेंट में फ्यूचर रिटेल में द मूव दैट वी हैव सीन इतना अच्छा खासा आ चुका है कि अब रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखें तो बहुत कोई फेवरेबल है नहीं। और डीमार्ट पे अब फाइनली क्या प्राइस पे आता है, क्या बनता है वैल्यूएशन, वो देखना बाकी है। बट माई सेंस इज रिटेल एज अ स्पेस एक्साइटिंग काफी होते जा रहा है। इसमें मुझे जो हमेशा एक स्टॉक पसंद रहा है वो है ट्रेंट। तो बीच में थोड़ा ऊपर भी गया था, इट हैड क्रॉस 270 272, तो वो थोड़ा रिट्रेस हुआ है वहां से प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से। बट अभी भी उसके फंडामेंटल्स जो मुझे दिख रहे हैं, समझ आ रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव कि वहां गिरावट भी बहुत ज्यादा नहीं उम्मीद कर सकते। बट अगर री रेट होना है सारे सेक्टर को तो इसमें भी अच्छी खासी ओनरशिप में बढ़त आएगी। सो आई वुड प्रेफर दैट एज कम्पेयर टू फ्यूचर रिटेल। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी दूसरे काउंटर्स में डेफिनेटली बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन भारी डीमार्ट का इशू, आप कितने एंथूज्ड हैं इससे? और मेरे ख्याल में ये जल्द ही इसका इशू के डिटेल्स भी आ जाएंगे। देखिए, प्राइसिंग पे डिपेंड होगा। ये कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए बहुत ही इंप्रेसिव है। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन पर स्क्वायर फीट या प्रॉफिटेबिलिटी पर स्क्वायर फीट या रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, आई थिंक डीमार्ट इज वे अहेड ऑफ कंपटीशन। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो डीमार्ट के फेवर में रहेगा। पर अल्टीमेटली आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन प्राइसिंग। आई थिंक बहुत स्टीप प्राइस होता है, बहुत फुल्ली प्राइस होता है, आई थिंक उस पर डिपेंड होगा। बट आई थिंक रीजनेबल प्राइसिंग रहा तो मैं मानता हूँ कि फंडामेंटली इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू ओन। ओके, जाते जाते आज जिन कुछ स्टॉक्स में काफी तेजी बन रही है और वॉल्यूम के साथ बन रही है, उन पे अगर आप नजर डालें तो देख रहे हैं फर्स्ट सोर्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। मुथूट फाइनेंस में एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल रहा है। GSFC एक और स्टॉक है जहां पर हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। इन स्टॉक्स पे रजत अगर आप नजर डालें, क्या कोई ट्रेड देखते हैं? GSFC, मुथूट फाइनेंस, इवन PVR और साथ ही साथ फर्स्ट सोर्स। ये PVR में ट्रेड दिखता है क्योंकि इसमें जिस लेवल पे आया है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसको पार करके मतलब 1298 1305 ये रेंज को पार करके अगर सस्टेन कर पाता है तो 1320 तक जाने की उम्मीद करना चाहिए। इसमें आप अगर तेजी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पैटर्न देख के लग रहा है कि 1320 पहुंचा ही जाएगा। ठीक है, तो और GSFC आपके रेडार पर है? क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफी एक्शन। GSFC में भी एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हो चुका है डेली चार्ट में। ये बुलिश बेल्ट होल्ड जैसा कह सकते हैं। इसको देखते हुए लगता है कि पुरानी जो हाई था कुछ दिनों पहले बना था 121 रुपया 50 पैसा, उसको पार करके कल अगर ऊपर सस्टेन कर पाए तो ये ऊपर में 127-28 तक अभी इस मूव में ऊपर की तरफ चल सकता है। और प्रकाश, टेक महिंद्रा पर आपकी क्या राय बनेगी? कंस्ट्रिंग्स की वेटेज बढ़ रही है MSCI इंडेक्स में तो जाहिर तौर पर फंड एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से फंडामेंटली क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और किस तरह के रिटर्न्स? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि जब भी मैनेजमेंट बात करता है तो डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट के तौर से वो कॉशन करते हैं अर्निंग्स के, रेवेन्यू का, और खास करके यूके में इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है। उस वजह से जो ब्रेक्सिट जब से अनाउंस हुआ तब से ही चिंताएं बनी हुई है। बट कहीं ना कहीं वो वीकनेस दिखी नहीं है। दे हैव मैनेज टू डू प्रीटी ओके। मतलब आप देखें HCL टेक और टेक महिंद्रा दोनों में इस टाइप का रहा है कि नंबर्स ठीक ठाक ही आते हैं एज कम्पेयर टू विप्रो या इवन इन्फोसिस। तो मुझे लगता है कि जो IT में पुल बैक आएगा, अगर एक इंटरेस्ट वापस से जगना शुरू होगा तो टेक महिंद्रा प्रोबब्ली शुड फीचर। तो एक तो ये MSCI का टेक्निकल रीबैलेंसिंग का मौका है, और दूसरा इवन बाइंग अगर होनी है तो इस लेवल पे टेक महिंद्रा इज डेफिनेटली ऑफरिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो पॉजिटिव है, बट टाइमिंग करना थोड़ा सा मुश्किल समझ आ रहा है कि
चलना शुरू हो जाएगा कि कुछ समय और लगाएगा. सो देयर इज अ टाइम करेक्शन आई थिंक विच इट इज अंडर गोइंग. ऑफ कोर्स टेक्निकली अगर चार्ट्स पे कुछ दिख रहा है तो पॉजिटिव है, बट फंडामेंटली आई एम मोर पॉजिटिव देन द अदर स्टॉक्स. ओके. बजाज फिनसर्व देखिए यहां पर एक अच्छा उछाल आया है. करीब 60,000 शेयर्स का ट्रेड होता हुआ 4,000 रुपए वाले स्टॉक के लिए अब तो 3800 हो चुका है. 60,000 शेयर्स बहुत होते हैं. उस लिहाज से आप पूरे दिन के वॉल्यूम का करीब आधा अभी होता हुआ नजर आया. प्रकाश, सो इसमें जो चेंज आ रहा है वो मेजर उनका ओनरशिप का जो अलियांस के साथ जो बाकी का इनका जो बिजनेस था उसका रीअलाइनमेंट जो हो रहा है काफी समय से पेंडिंग था. मैनेजमेंट ने बताया भी था कि कुछ होना है, तो हो सकता है अब ये चीजें, क्योंकि आप देखिए पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं जो बड़े ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं जो जिसमें अच्छी खासी ओनरशिप रीअलाइन हो रही है, तो उसका मौका इसलिए हमेशा रहता है कि एक बेचने वाले को भी लगता है कि भाव अच्छा है और जो नए खरीदार है वो भी उसको भी समझ आती है कि बिजनेस इज पॉजिटिवली डूइंग वेल. तो ये माहौल को देखते हुए सभी जो पेंडिंग इस टाइप के अलाइनमेंट वाले रीअलाइनमेंट वाले कैंडिडेट्स थे उसमें ही हो रहा है. आई थिंक दिस इज प्रिसाइसली दैट, क्योंकि कोई ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है कि लोग सडनली ऐसी कोई न्यूज है कि यार इतना वो ले रहे. तो ये नंबर्स आंकड़े जब शाम को पता चलेंगे तो पता चलेगा किसने लिया है, बट आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द पार्टनर्स का जो रीअलाइनमेंट ऑफ ओनरशिप है. और वो स्टॉक 128 रुपए की बढ़त दिखाता हुआ आज के सत्र में. इस बीच आप देखिए दिग्गजों में स्थिति क्या बदली है. इनफैक्ट 63 अंकों की गिरावट पर सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ 8826 के लेवल्स. हमने ऑटो कंपनियों की बात की, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, लेकिन आईटीसी में अब 1% का नुकसान. इनफैक्ट एचयूएल पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, वहां पर स्थिति कैसी है. एचयूएल फ्लैट है. आईटीसी पर क्या कॉल है संदीप आपका, क्योंकि ऑफ लेट ये काउंटर थोड़ा सा ड्रैग करने लगा है. हर्षदा, मैं इसको साइडवेज मानता हूँ क्योंकि वीकली मंथली पैटर्न्स अभी भी ऐसे इतने बेरिश नहीं है. हाँ, ऊपर में हालांकि करेक्शन हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन मेरा अगेन इसमें भी पोजिशनल व्यू 300-310 का है. ये 2 से 3 महीने का व्यू है और मुझे नहीं लगता ये ऑन द डाउन साइड 245 ब्रेक करेगा. सो एनी मूव टुवर्ड्स दैट मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करूंगा. ओके. एडलवाइज फाइनेंशियल्स, ये एक स्टॉक अगर आप देखें तो लगातार बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा था और पिछले 8-10 दिनों के अंदर ही अगर हम इसको देखें तो ये 110 से 150 तक करीब पहुंचता हुआ नजर आया. लेकिन आज आप पूरे दिन का मूवमेंट देखिए, करीब 148 का हाई मारा है इसने और उसके बाद अब 136 पे आ गया है. प्रकाश, क्या लगता है आपको? इसमें जो बढ़त इतनी जल्दी आई थी उसमें उम्मीदें बहुत बनी हुई थी, कुछ अनाउंसमेंट आएगा, कोई एक्विजिशन की बात पहले हमने सुनी, एक दूसरी ब्रोकरेज कंपनी का इसमें विलय होगा. अब फाइनली जब न्यूज आई तो ये आई कि ये ऑन टैप बैंक लाइसेंस के लिए एक कोशिश करेंगे और उसको अलाइन करेंगे अपने बिजनेस से, जिसके लिए इनको अपने कुछ ट्रेडिंग वाले जो बिजनेस कमोडिटी मार्केट्स में जो इनकी प्रेजेंस है उसको घटाना पड़ेगा. तो अगर कमोडिटी वाले साइड इतनी प्रॉमिसिंग लग रही है, जब हम एक तरफ से बात कर रहे हैं कि एमसीएक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग अब आ रहा है और ये बढ़ेगा और फॉरेन प्ले भी बढ़ रहा है और अब यहाँ पे ये बिजनेस घट रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि फाइनली वैल्यू एक्रेटिव है कि नहीं. क्योंकि बैंक लाइसेंस अप्लाई करना एक चीज है प्रदीप, पर उसको मिलना, हासिल होना और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना तो काफी समय लग जाएगा. तो जो रनअप है वो प्रोबब्ली सीम्स अ बिट ओवरडन, तो उस वजह से प्रॉफिट बुकिंग है. बट फंडामेंटली आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंपनी बिजनेस वाइज, और खास करके इनके जो फी बेस्ड इनकम अगर आप देखें, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और इस टाइप के जो इन्होंने जो बिजनेस सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी उस फील्ड में पढ़ने की, अब सभी धीरे धीरे उसमें जुड़ रहे हैं, चाहे हाउसिंग हो या ये हो. तो ये बैलेंस पोर्टफोलियो है इस कंपनी का. आई रिस्पेक्ट दैट क्वाइट अ बिट, और मुझे लगता है कि ये नीचे के उसमें वापस वैल्यू बाइंग कैंडिडेट बनेगा, बट हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग से गिरावट और भी इसमें गहराया जाए. फाइनेंशियल्स की बात हो रही है तो बैंक निफ्टी पर एक बार नजर डाल लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी की चाल तो है नहीं. आज 12 पॉइंट ऊपर ही अकाउंट इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है. और हरी, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, स्पेशली ये जो प्राइवेट बैंक्स है जो काफी वांटेड रहे हैं इस बाजार में, आईसीआईसीआई, एक्सिस इन द लाइक्स, इसमें हमने देखा है अगर आईसीआईसीआई बैंक ओवर द मंथ देखें तो 2% का ही मूव देखने को मिला है. इनफैक्ट एक्सिस में मुश्किल से 8-10% के रिटर्न्स बनते दिखाई दे रहे हैं फरवरी के महीने में. क्या सलाह देंगे आप इन स्टॉक्स पे?
देखिए, मैं प्राइवेट बैंक स्पेस में एसेट क्वालिटी पे काफी ज्यादा महत्व देता हूं और मैं मानता हूं कि इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी शायद आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक आर एट द बॉटम। तो आई थिंक डेफिनेटली आई एम नॉट टू कीन ऑन बाइंग दिस बैंक्स, तो मैं तो ये बैंक्स पे नेगेटिव ही हूं। आई थिंक आपको क्वालिटी बैंक्स विद गुड प्रॉफिट ग्रोथ और लो एनपीएस काफी सारे हैं। मिसाल के तौर पे कोटक है, आई थिंक एचडीएफसी बैंक है, आरबीएल बैंक है, इंडसइंड है। आई थिंक मेरा प्रेफरेंस इन सभी बैंकों के लिए होगा। कर्नाटका बैंक एक स्टॉक, लेकिन अगर आप देखिए आज यहां पर करीब 4 गुना वॉल्यूम हुए हैं, नए 52 वीक हाई पे क्लोज हो रहा है। लेकिन खास बात जो यहां नजर आती है टेक्निकली अगर आप देखें रजत, कि ये पिछले साल के हाईज के ऊपर अब निकल गया है और उस लिहाज से क्या ये एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट होगा? दरअसल पिछले साल का हाई पार करने का मतलब है कि अब ये 1, 2, 3, 4 साल के हाईज पे पहुंचता हुआ। इसका लाइफ हाई तो करीब ₹225 के आसपास रहा है, वहां से तो अभी काफी नीचे है। क्या लगता है? पिछले थर्सडे के दिन आपके चैनल पे मैंने इसी वक्त, इसके थोड़ी देर पहले रहा, मैंने उस टाइम पे 128 रुपया में कहा था 141 रुपया का टारगेट बना के और 125 रुपया के नीचे स्टॉप लगा के इसको लेने के लिए कहा था। अभी उसी तक की तरफ चल रहा है। 141 रुपया के आसपास में एक फिबोनाची रेजिस्टेंस है, वहां पे थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। अदरवाइज ये चार्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है। 141 पार करने के बाद में 147-48 की नई टारगेट बन जाएगा। चार्ट इज लुकिंग प्रीटी गुड। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर साफ दिखाई देती हुई नजर आ रही है। दूसरे कुछ और काउंटर्स में अगर आप देखें, अदानी पोर्ट्स में अब थोड़ी सी चाल बेहतर होती हुई 1-1.5% का उछाल इसमें आता दिखाई दे रहा है। ये दिग्गजों में थोड़ा सा एक्टिव दिख रहा है इस समय। और ऑफ कोर्स स्पार्क एक स्टॉक रहा है जो दोपहर से अच्छी खासी तेजी बनाता हुआ नजर आ रहा है। हम फार्मा कंपनियों की बात कर रहे थे, लेकिन सन फार्मा एडवांस रिसर्च टू बी स्पेसिफिक, प्रकाश यहां से अब आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति और क्या ड्राइवर रहेगा इसमें? ऐसे ना ऑनेस्टली स्टोरी वही रहती है। जब भी इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज इट्स अ प्योर रिसर्च प्ले, तो जैसे जैसे उसका मोनेटाइजेशन नजदीक आता है या एक पॉसिबिलिटी बनता है तो ये स्टॉक अच्छा रिएक्ट करता है। मजे की बात यह है कि इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो दिन भर दिन बढ़ी है, महीनों महीने, साल भर साल, क्योंकि उन्होंने ही फंडिंग की है इससे राइट्स के जरिए या जैसे भी। तो पब्लिक का तो पैसा इसमें ऐसे भी बहुत ज्यादा है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई नेगेटिविटी होती। जब भी नीचे गिरे तक ये वैसा स्टॉक है जो लोग पूछते हैं जब मार्केट हिलती है नीचे गिरती है क्या लिया जाए, तो ये उसमें से उस सूची में है कि आप इसको जाके उस दिन ले लीजिए, क्योंकि फंडामेंटली इसका कोई चेंज होता नहीं है मार्केट की गिरावट से। सो ये उस टाइप का स्टॉक है और अभी भी मैं पॉजिटिव हूं इसमें। अब आज के दिन लेना नेचुरली इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि अच्छी खासी बढ़त इसमें आ चुकी है। पर जब लोग भूल जाएंगे, रडार से हट जाएगा, तब फिर नीचे आपको मिलता है तो ऐड करें। इसकी अपसाइड जो है कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 2x फ्रॉम ईयर, मतलब डबल हो सकता है यहाँ साल में अगर अच्छी खासी मोनेटाइजेशन होगी, और हो सकता है उसको 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। बट ट्रैजेक्टरी स्टॉक की पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ है, तो डेफिनेटली लिया जा सकता है। ओके, बाजार बंद होने का वक्त करीब आ चुका है। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालिए जाते जाते। वी गार्ड देखिए, जहां पर हमने तेज स्पाइक देखा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। बजाज फिनसर्व की तेजी और मजबूत होती हुई। इसके अलावा श्री सीमेंट, KRBL, भूषण स्टील, इंडियन होटल्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं अगर हम इन पे भी नजर डाल पाएं। ये देखिए आपके सामने फिलहाल वी गार्ड है। इसके अलावा श्री सीमेंट पर नजर डालिए, KRBL देखिए और भूषण स्टील देखिए, जहां पर हम जाते जाते आज अच्छी मजबूती देख रहे हैं। लेकिन फाइनली निफ्टी की क्लोजिंग 8875, ये लास्ट टिक नजर आया 8879, 8880 के थोड़ा सा नीचे, लेकिन देखना होगा एडजस्ट होने के बाद फाइनल फिगर क्या आता है। निफ्टी बैंक फ्लैट सा क्लोज हुआ है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 110 पॉइंट ऊपर। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रही है 3.25 लाख करोड़ के कुल वॉल्यूम के साथ। डेफिनेटली प्रदीप, और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक्स जो आप मेंशन कर रहे थे उनमें कुछ और काउंटर्स जोड़ देते हैं। जाते जाते आप देखिए फाइनली वोल्टास करीब 2% के उछाल के साथ टिकता हुआ। बाटा, मैरिको जैसे काउंटर्स थे जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है आज के सत्र में। टाटा ग्रुप कंपनियों में टाटा स्पंज, टाटा मेटालिक्स में हमने देखा अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। तो स्टॉक्स में खासकर मिड कैप साइड में कई ऐसे काउंटर्स थे जहां पर रनअवे मूव्स देखने को मिले, और यही वजह है कि मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर टिक पाने में कामयाब रहा है। लेकिन लूजिंग विकेट पर ऑफ कोर्स वो दिग्गज काउंटर्स रहे हैं जहां पर बैंक्स की ओर से कुछ मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी, और ऑयल एंड गैस भी एक कमजोर कड़ी थी आज के मार्केट की। ऑटो समेत जहां पर प्रेशर बनता दिखाई दिया।
हरी, यहाँ से आगे ऑफकोर्स क्या आपको लग रहा है एक मेजर डायरेक्शन चेंज हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आज, या फिर इट्स गोना बी स्टेटस को और ऑफकोर्स इलेक्शंस के बाद ही शायद एक ब्रेकआउट की संभावना? आई थिंक देयर आर 3 की ट्रिगर्स। पहला तो जैसा आपने कहा कल जो इनका बयान आता है द एड्रेस टू कांग्रेस, आई थिंक वो क्रिटिकल रहेगा। दूसरी बात, आई थिंक जो स्टेट इलेक्शंस के आउटकम आएंगे 11 मार्च को, आई थिंक दैट विल आल्सो बी एन इंपॉर्टेंट ट्रिगर। बट मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर मार्च 15 को जब फेड का अनाउंसमेंट आएगा। आई थिंक इफ द फेड डजंट हाइक रेट्स इन मार्च एंड पोस्टपोन्स इट टू मे और जून, मैं मानता हूं कि ये निफ्टी शायद 9000 आसानी से निकल जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप हरी, आपका प्रकाश, संदीप वाकले और रजत, आपका भी शुक्रिया। और अब वक्त है स्टॉक 2020 के रिजल्ट देखने का। नीरज बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। आज करीब 3% के रिटर्न उन्होंने कमाए हैं और हेमंत ने भी करीब 2.25% के रिटर्न आज कमाए। आइए देखते हैं दोनों की टीमों में कौन से थे वो स्टार परफॉर्मर्स। मनाली पेट्रो ये अकेला ही एक परफॉर्मर रहा है और 17% ऊपर। एंटी डंपिंग ड्यूटी का फायदा मिलने की उम्मीद है इसको। फ्यूचर रिटेल, पॉजिटिव एफआईआई रिकमेंडेशन का फायदा, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर और एनएफएल ये कामयाब स्टॉक रहे नीरज की टीम में। हेमंत की टीम पे भी नजर डालेंगे। प्रोजोन, निटको टाइल्स, एमटीएनएल और इंडिया ग्लाइकॉल, और इन सभी ने शानदार परफॉर्म किया है। इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी से आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद नेहा आनंद लेकर आएंगी मार्केट टॉप 20। नमस्कार।